एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग ज्योग्राफी का 5th चैप्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के जो सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़े थे, इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में भी डिस्कस किए। आज हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो जब इंडस्ट्री में डिजास्टर होता है या फिर कोई एक्सप्लोजन होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वहाँ के वर्कर्स को। तो जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट या फिर जो डिजास्टर होता है वो मेनली जो टेक्निकल फेलियर होता है या फिर जो हजार्डियस मटेरियल्स होता है उसको इधर उधर रखने की वजह से होता है। तो ठीक से उसको ना रखने की वजह से जो टेक्नोलॉजिकल या फिर जो मशीनरी फेलियर होता है उसके वजह से ऐसे एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो कि देखने को मिला था भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को रात के करीब 12:30 बजे। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस गैस जो था वो लीक हुआ था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, और उसके साथ एक और गैस रिलीज हुआ था जिसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। और ऐसे ही बहुत सारे बाकी के अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री से रिलीज हुआ था। पेस्टिसाइड मतलब जो क्रॉप्स में यूज होता है कीड़ों को मारने के लिए दवा, उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो उस फैक्ट्री से जो लीक हुआ था गैस उसके वजह से बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ा था। तो जिस फैक्ट्री से ये लीक होता है इस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड। तो वहाँ पे जो ऑफिशियल डेथ रिकॉर्ड हुआ था वो था 3598 इन 1989। और उसके बाद जो कुछ लोग बच गए थे उसमें भी बहुत सारे दूसरे बीमारी देखने को मिला, जैसे कि ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। तो जो लोग बच गए थे उस एक्सीडेंट से उसमें भी कुछ लोग हमेशा के लिए अंधे हो गए थे, ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम देखने को मिला था। कुछ लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया था, और कुछ लोगों का जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब जो पेट दर्द होना, फिर उल्टी होना, हमेशा थकान महसूस होना, तो ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिला था। तो ये तो है इंडिया का एक एक्सीडेंट। तो इंडिया के बाहर एक और ऐसे डिजास्टर देखने को मिला था जो कि 2005 में 23 दिसंबर को हुआ था। चाइना में एक सिटी का नाम है जिसका नाम है गाओकियो चोंगी। तो वहाँ पे करीब 9000 लोग इंजर्ड हुए थे और 64,000 लोगों को वहाँ से सेफली किसी दूसरे जगह पे रिमूव कर दिया गया था। और बहुत सारे लोग जो मर गए थे वो इसलिए मरे क्योंकि वो एक्सपोजर के बाद वहाँ से नहीं भाग पाए और वो वहाँ पे फंस गए थे, इसलिए वो वहाँ पे मर गए थे। सो दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न टू देयर आइज, स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस। और जो वहाँ से भाग नहीं पाए थे तो उनको उनमें भी बहुत सारे बीमारी देखने को मिला था, जैसे कि उनका जो आइज है, उनका स्किन, लंग्स और बाकी का जो एरिया है वो गैस की वजह से जल गया था। तो कभी कभी जो इंडस्ट्री होता है उसमें ऐसे एक्सीडेंट होने की वजह से वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनमें बहुत सारे उनके लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हमेशा। तो ऐसे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, फिर क्या क्या मेजर्स हमें अपनाने चाहिए। तो फर्स्ट जो कि यहाँ पे दिया है, डेंसली पॉपुलेटेड इन रेसिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसे रेसिडेंशियल एरिया को हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया से सेपरेट करना चाहिए। मतलब जब कभी भी हमें इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए तो वो किसी दूर जगह पे जाके सेटअप करना चाहिए जहाँ पे कि ज़्यादा लोग ना रहते हो। Second point, people staying in the vicinity of the industry should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case if an accident occurs। तो सेकेंड पॉइंट का मतलब है लोग जब भी किसी ऐसे इंडस्ट्री के आसपास के एरिया में रहते हैं तो उनको उस इंडस्ट्री में जो जो चीज़ यूज होता है, जो टॉक्सिन चीज़ या फिर जो हाजार्डियस सब्सटेंस, जो विस्फोटक वहाँ पे यूज होता है, जो केमिकल्स यूज होते हैं, उसके बारे में उनको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। प्लस अगर उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है या फिर जो नेगेटिव पॉइंट्स होता है उसके बुरे असर के बारे में भी उनको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, द फायर वार्निंग एंड द फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। तो जितनी भी फैक्ट्रीज होता है उनका जो फायर सिस्टम होता है या फिर जो फाइटिंग सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। तो किसी भी फैक्ट्री में जो टॉक्सिक पदार्थ को रखा जाता है, जो विस्फोटक पदार्थ या फिर जो केमिकल को रखा जाता है, उसके जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है उसको बहुत ही कम अमाउंट में रखना चाहिए। अगर ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट, द पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। तो इंडस्ट्री से जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जितने भी जो पॉल्यूशन निकलता है उसको डिस्पर्स करने का
क्वालिटी भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो उसको मतलब कैसे अच्छे तरीके से बाहर फेंका जाए या फिर इधर उधर रखा जाए, उसी सिस्टम को भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये था इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में। अभी देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, तो कहाँ कहाँ मेजर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड में 3 बड़े मेजर इंडस्ट्रीज़ होते हैं। एक है आयरन और स्टील का, दूसरा है कॉटन टेक्सटाइल का और तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। तो जो आयरन और स्टील और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये दोनों जो है जिनको ओल्डर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ये बहुत साल पहले ओपन हो चुके थे। लेकिन जो लास्ट का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं। तो एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है जो इंडस्ट्रीज अभी अभी बना हो तो उसको सनराइज इंडस्ट्री भी बोलते हैं। So emerging industries are also known as sunrise industries. So these include information technology, wellness, hospitality and knowledge. तो जो पहले नहीं था और अभी अभी जो ज़्यादा डेवलप किया है उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री या फिर एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। तो अभी देखते हैं कौन कौन से एरिया में ये सब इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलता है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इज़ लोकेटेड आर, तो जहाँ जहाँ हमें आयरन और स्टील के इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलते हैं वो सब कंट्रीज हैं जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड रसिया। उसके बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड में इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो IT कंपनी होता है, जो IT इंडस्ट्रीज होता है वो हमें देखने को मिलता है द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। तो एक अमेरिका में और एक इंडिया के बेंगलोर में, जो कि कैलिफोर्निया में, ये दोनों एरिया में IT इंडस्ट्री ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें भी जो इंडस्ट्री सिस्टम होता है वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के थ्रू ही उसको कंप्रेस किया गया है। तो ये जो इंडस्ट्री होता है उसको एक फीडर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। फीडर का मतलब होता है जो कि बाकी के कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। सो इट इज़ एन इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होते हैं वो सभी कंपनी को कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। सो द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्रीज इंक्लूड रॉ मटेरियल्स। तो जो इनपुट यहाँ पे यूज होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में वो आता है उसका रॉ मटेरियल्स, जैसे कि आयरन ओर, फिर कोल, लाइमस्टोन और बाकी के उसके साथ आते हैं लेबर का जो उनका वो जो पावर होता है या फिर जो जितने घंटे लोग काम करते हैं उनका जो लेबर पावर रहता है, वो कैपिटल कितना पैसा वहाँ पे यूज किया गया है, कौन से साइट पे वो फैक्ट्री बना है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सभी आते हैं इसके इनपुट में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील, तो जो आयरन ओर या फिर जो कच्चा माल रॉ मटेरियल से माइनिंग से लेके आते हैं उसके बाद जिस प्रोसेसिंग से उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है उसी को ही बोलते हैं प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये जो प्रोसेसिंग सिस्टम आता है उसमें पहले रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, फिर उसको स्मेल्टिंग करते हैं, फिर उसमें से रिफाइन करके स्टील प्रोड्यूस किया जाता है। तो स्मेल्टिंग का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो जो आयरन ओर होता है उसको एक फर्नेस में डाल दिया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में उसको मेल्ट किया जाता है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग, जिसको लिक्विड करना, लिक्विड फॉर्म में जिसको लेके आना। उसको जो आउटपुट आता है, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज द स्टील व्हिच में बी यूज्ड बाय द अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल्स। तो उसका जो आउटपुट निकलता है वो है जो स्टील बनता है, वही आता है आयरन और स्टील कंपनी का आउटपुट। तो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे कि कैसे 3 सिस्टम से यहाँ पे भी गुजरना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल्स, प्रोसेसिंग और इनपुट। यहाँ बुक में एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो 8 टन ऑफ कोल प्लस 4 टन ऑफ आयरन ओर प्लस 1 टन ऑफ लाइमस्टोन इक्वल टू 1 टन ऑफ स्टील। तो स्टील कैसे बनता है उसका प्रोपोर्शन दिया गया है। तो उसके लिए हमें 8 टन कोल चाहिए, 4 टन आयरन ओर चाहिए और 1 टन लाइमस्टोन। तो ये तीनों को मिला के उसको स्मेल्टिंग करने के बाद लास्ट में स्टील बनता है। तो स्टील होता है वो बहुत ही टफ और इजीली शेप्ड उसको होता है, वो बहुत ही हार्ड भी होता है और उसको किसी भी शेप में हम लोग ढाल सकते हैं, या फिर उसको कट कर सकते हैं, उसको हम लोग वायर बना सकते हैं, कोई स्पेशल एलॉय बना सकते हैं स्टील को मिला के, या फिर जो बाकी के जो मेटल्स होता है जैसे कि एल्युमिनियम हो, निकेल, कॉपर, तो ये सभी को मिला के हम लोग उसको एक एलॉय बना सकते हैं।
एलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। तो एलॉय बनाने से क्या होता है, वो स्टील को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, उसका जो टफनेस रहता है और उसका जो एबिलिटी होता है टू रेजिस्ट द रस्ट। तो जब हम लोग देखते हैं कि जो लोहे का सामान होता है उसमें जंग लग जाता है कुछ दिन छोड़ देने के बाद, तो इसलिए उसको रस्ट प्रूफ करने के लिए, जैसे कि उसमें जिसके रस्ट ना लगे, इसलिए हमें उसको एलॉय बनाना पड़ता है। तो एलॉय की वजह से वहाँ पे रस्ट भी नहीं लगता। जो स्टील होता है उसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में उसका जो बैकबोन होता है, ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेट करके उसको खड़ा होने में हेल्प करता है, ठीक उसी तरह जो स्टील होता है उसको भी बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि जितने भी मॉडर्न इंडस्ट्री होता है सभी में स्टील एज ए रॉ मटेरियल्स के हिसाब से यूज होता है, तो इसलिए उसको बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री बोला जाता है। तो हर कोई चीज़, चाहे वो कोई भी घर का सामान लो, कोई भी बड़े से मशीन लो, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील। तो कोई ना कोई सामान जो होता है या तो वो स्टील से बना होता है या फिर वो आयरन से बना होता है। जैसे कि जो शिप का कोई पार्ट हो, ट्रेन हो, ट्रक्स हो, या फिर जितने भी गाड़ियाँ होता है, गाड़ियों के पार्ट्स होता है, वो सभी हमें स्टील से ही बनता है। या फिर हमें घर का छोटा सा सामान हो, चाहे वो सेफ्टी पिन हो या फिर सुई का जो छोटा सा नीडल भी क्यों ना हो, तो ये सभी जो है कि स्टील से ही बने होते हैं। या फिर हमें जो ऑयल निकालते हैं ड्रिलिंग से, तो द ऑयल्स आर ड्रिल्ड विद द स्टील मशीनरी, द स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, the minerals are mined with the steel equipment, farm machines are mostly steel, large buildings have steel framework। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पे नाम बोला गया सभी में कुछ ना कुछ स्टील का सामान यूज होता है। जितने भी मशीन होता है या फिर पाइपलाइन हो, कोई भी चीज़ हो, सभी जो है उसमें स्टील से ही बना होता है। तो इसलिए स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोला जाता है। तो यहाँ बुक में देखो एक पिक्चर दिया है फ्रॉम आयरन ओर टू स्टील इन ए ब्लास्ट फॉर्नेस। तो इसमें इसी पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे आयरन ओर से स्टील बनता है, इसको ही बोलते हैं फर्नेस। तो यहाँ पे आयरन ओर और लाइमस्टोन एंड कोक, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन दिया गया है तीनों को एक साथ इसी फर्नेस के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसको मेल्ट करके लास्ट में स्टील को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन देखो जो बिफोर 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available। तो 1800 सदी के पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होता था वो ऐसे एरिया चूज करते थे जहाँ पे भी रॉ मटेरियल्स अच्छे से अवेलेबल हो, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, या फिर जो कोल की अवेलेबिलिटी होता है या नहीं, पानी वहाँ पे ठीक से मिल रहा है कि नहीं, ये सभी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किया जाता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे आइडियल लोकेशन मिले थे इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि नियर कोल फील्ड्स, क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवे। तो बाद में लोग ये भी देखे कि उस एरिया में कोल फील्ड है या नहीं, या फिर रेलवे सिस्टम वहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज़ है या नहीं, या फिर जो कैनाल्स होते हैं जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के लिए जो कैनाल्स होते हैं पानी, वहाँ वो सब वहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो ये सब फैक्टर्स भी बाद में देखा गया था। So after 1950, iron and steel industry began to be located on large areas of flat land near seaport। उसके बाद 1950 के बाद जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री था उसको सी पोर्ट के आसपास लोकेट किया गया, जहाँ पे कि समंदर के किनारे उसको सेटअप किया गया, ताकि जो भी सामान वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको सी रूट से इजीली दूसरे कंट्री को ट्रांसपोर्ट किया जाए। So in India, iron and steel industries has developed taking advantage of raw materials, cheap labor, transport एंड मार्केट। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो स्टील और इंडस्ट्री बहुत जल्दी से डेवलप करने लगे थे, और ये लोग जो रॉ मटेरियल्स होता है या फिर जो सस्ते लेबर मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट और जो मार्केट फैसिलिटीज़ होता है, उन सभी का एडवांटेज वो लेना शुरू किए, उसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू किए। तो ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज, जितने भी इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूस इंडस्ट्री सेंटर आते हैं, जैसे कि भिलई, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, दीज आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स। तो ये जितने भी नाम बोला गया ये 4 स्टेट में आता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़।